हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस की कौन कौन से प्लस आर दे सकते हैं, कौन कौन से माइनस आर दे सकते हैं, वो तो हमने पढ़ लिया। और आपको वो आंसर देना है इसका। ये ग्रुप्स जो मैंने लिखा है वो प्लस आर देगा, माइनस आर देगा, कौन कौन सी इफेक्ट देगा, ये आपको बताना है। सपोज यहां पे मैंने लिखा NO, आपको यह बताना है यह कौन सी इफेक्ट देगा। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो होगी। क्यों एक लोन पेयर होगी? क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंस ऑर्बिटल में यह 3 बॉन्ड ही बने हैं। अगर 4th बॉन्ड आएगा जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, तभी वो लोन पेयर पॉसिबल नहीं है। अभी तो एक लोन पेयर है ही। चलो आपको बताना है इसकी प्लस आर इफेक्ट होगी या माइनस आर इफेक्ट होगी। अगर आप लोन पेयर को ऐसा रेजोनेंस करवाओगे, देन यहां पे इसकी होगी प्लस आर इफेक्ट। यदि आपने ऐसे ही रेजोनेंस करवाया तो इसकी होगी माइनस आर इफेक्ट। सो ध्यान से सुनिएगा, देर आर सम ग्रुप्स शोज प्लस आर एज वेल एज माइनस आर, बोथ इफेक्ट शो कर सकते हैं। मगर आपको याद रखना है ये दोनों में से कोई एक ही आपको टिक करना है। दोनों में से कोई एक ही आपको टिक करना है। तो कौन सी इफेक्ट हम राइट करके आएंगे? तो याद रखिएगा, हम हाइपर कंजुगेशन के बाद हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन का एक कंसेप्ट है, कोई एक पाई बॉन्ड होता है ना, कोई एक पाई बॉन्ड, वो कोई एक लोन पेयर को रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होने देगा। ये पाई बॉन्ड ये वाले लोन पेयर को स्टॉप कर देगा, मींस के लोकलाइज कर देगा। इसलिए ये लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। जैसे पिरिडिन में होता है वैसे ही यहां पे लोन पेयर है, वो एक्चुअली लोकलाइज्ड लोन पेयर है। ये वाला लोन पेयर है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है। इसलिए ये प्लस आर इफेक्ट पॉसिबल नहीं है इसमें। यहां पे सिर्फ माइनस आर इफेक्ट ही पॉसिबल है। और दूसरी एक बात बता दूं आपको, यदि हमने SO3H की जगह ले लिया SO2H, SO2H में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। SO2H का ऐसा स्ट्रक्चर आएगा। यदि हमने लोन पेयर को रेजोनेंस करवाया तो इसकी आएगी प्लस आर। यदि हमने डबल बॉन्ड की रेजोनेंस करवाई तो यहां पे आएगी माइनस आर। फिर से यहां पे याद रखना है आपको, कोई एक डबल बॉन्ड कोई एक लोन पेयर को स्टॉप कर देगा, मींस के लोकलाइज कर देगा। ये वाला जो लोन पेयर है एक्चुअल में लोकलाइज्ड लोन पेयर है। लोकलाइज्ड लोन पेयर मींस नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। सो यहां पे ये माइनस आर इफेक्ट पॉसिबल नहीं है। तो यहां पे कौन सी इफेक्ट पॉसिबल है? यहां पे माइनस आर इफेक्ट पॉसिबल। यहां पे प्लस आर इफेक्ट पॉसिबल नहीं है, यहां पे माइनस आर इफेक्ट पॉसिबल है। और दूसरा एग्जांपल, स्टाइरिन तो सुना ही होगा आपने। स्टाइरिन, यदि हमने ऐसा रेजोनेंस किया तो इसकी इफेक्ट आएगी माइनस आर। यदि हमने ऐसे रेजोनेंस किया तो इसकी आएगी प्लस आर इफेक्ट। यहां पे दोनों इफेक्ट पॉसिबल है। यहां पे दोनों इफेक्ट पॉसिबल है। और एक एग्जांपल, यदि हमने बाइफिनाइल ले लिया, बाइफिनाइल ले लिया हमने, ऐसे ही रेजोनेंस करवाया तो
जो ये नीचे वाली फिनाइल रिंग है उसमें आएगी प्लस आर इफेक्ट। यदि हमने ऐसे रेजोनेंस ले लिया तो इसमें आएगी माइनस आर इफेक्ट। यह फिनाइल रिंग में अगर ऊपर से नीचे आती है इलेक्ट्रॉन फ्लो तो हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट, नीचे से ऊपर जाएगी तो हम बोलेंगे माइनस आर इफेक्ट। सो देयर आर सम ग्रुप्स shows प्लस आर एज वेल एज माइनस आर। आपको ये वाला एग्जांपल में बताना है ये ग्रुप्स की कौन सी इफेक्ट होगी। आप इसमें भी बताना है आपको ये वाले एग्जांपल में ऑक्सीजन की कौन सी इफेक्ट है। चलो सोचिए, इसमें प्लस आर आएगी या माइनस आर आएगी। हमने रेजोनेंस की सारी पॉसिबिलिटी पढ़ ली। रेजोनेंस की जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी थी आपको याद होगी, रेजोनेंस इन बिटवीन मीन्स के कॉन्जुगेशन इन बिटवीन पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड। तो उसमें हमने ऐसे रेजोनेंस करवाई थी और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा होगा कुछ। तो आपको पता ही है, मैंने रेजोनेंस में स्टार्ट करते वक्त ऐसा बोला था, याद होगा आपको, नाइट्रोजन एंड कार्बन नेवर पेंटावेलेंट। नाइट्रोजन एंड कार्बन नेवर पेंटावेलेंट। यहां पे नाइट्रोजन की वैलेंसी कैलकुलेट कीजिए, कितनी हो गई, यहां पे 3 है, ये नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 5। तो ऐसा रेजोनेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है। ये वाले ग्रुप्स में माइनस आर पॉसिबल ही नहीं है, ये माइनस आर लगा ही नहीं सकता। सेम ईयर यहां पे भी ऐसा रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहां पे भी माइनस आर पॉसिबल नहीं है, यहां पे भी माइनस आर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यदि हमने ऐसा रेजोनेंस कर डाला तो वहां पे ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाएगी 4 वैलेंसी। सो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन नेवर, नाइट्रोजन नेवर पेंटावेलेंट, ऑक्सीजन नेवर टेट्रावेलेंट। तो ये वाले ग्रुप कौन सी इफेक्ट देगा, नहीं दे सकता माइनस आर। और लोन पेयर ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर तो होगा ही। यदि ये लोन पेयर का रेजोनेंस करवाई आपने, मेसोमेरिक इफेक्ट करवाई आपने, फिर भी ऑक्सीजन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। सो याद रखिएगा, देयर आर सम ग्रुप्स नाइदर शोज प्लस आर नॉर माइनस आर। कई ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आर भी शो नहीं कर सकते, माइनस आर भी शो नहीं कर सकते। सो these types of groups shows only inductive effect, only inductive effect। आपको मैं एक बात बता दूं, इंडक्टिव इफेक्ट है वो यूनिवर्सल है। हाइपर कंजुगेशन के बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ने वाले हैं। पहले रेजोनेंस, बाद में हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट है वो यूनिवर्सल है, मगर जो रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन है वो यूनिवर्सल नहीं है। यहां पे ये वाले, इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल है मगर ये वाला ग्रुप रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगा सकता। सो आप नोट्स में लिखते जाना, देयर आर सम ग्रुप्स नाइदर शोज प्लस आर नॉर माइनस आर, देयर आर शोज ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। कौन कौन से ग्रुप है जो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, तो देखिएगा, एक तो मैंने बता दिया NMe3+, क्वाटरनरी सॉल्ट NH3+, NR+, NHR2+, OF2+, OR2+, OHR+, SF2+, या तो SR2+,
ऐसे कई सारे ग्रुप है जो माइनस आर इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट शो नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ माइनस आई इफेक्ट ही शो कर सकते हैं। दूसरी बात, यदि दो फिनाइल रिंग आ गई और बीच में कोई फंक्शनल ग्रुप है, देन कौन सी रिंग में कौन सी इफेक्ट आएगी, कौन सी रिंग में कौन सी इफेक्ट आएगी, वो आपको पता करना है। चलो देखिएगा, आपको यह बताना है कौन सी रिंग में कौन सी इफेक्ट आएगी। देख लीजिएगा, सोचिए किस वाली रिंग में कौन सी इफेक्ट आएगी। आपको मैं बता दूं, कोई एक रिंग में प्लस आर इफेक्ट आएगी, दूसरी रिंग में माइनस आर इफेक्ट आएगी। कौन सी रिंग में प्लस आर आएगी, कौन सी रिंग में माइनस आर आएगी, सोचिए। चलो चलो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर, एक लोन पेयर तो होगा ही। ये जो लोन पेयर है कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस कर सकता है और इस तरफ भी रेजोनेंस कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कोई एक साइड ही रेजोनेंस आएगा, रेजोनेंस तो दोनों साइड पॉसिबल है, तो दोनों साइड ही जाएगा। यहां पे कम जाएगा बिकॉज इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा है, मगर जाएगा तो ही जाएगा ही। ये वाला ग्रुप्स नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, इसलिए ये डोनेट करता है, सो इसकी इफेक्ट होगी प्लस आर। मगर जो यहां पे कार्बोनिल ग्रुप है, जो ये ऐसे रेजोनेंस करेगा, कार्बोनिल फंक्शन ग्रुप इस वाले फिनाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा, सो यहां पे आएगी माइनस आर इफेक्ट, यहां पे आएगी माइनस आर इफेक्ट। और एक बात, यदि इसमें हमें इलेक्ट्रोफाइल लगानी है, यदि इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगानी है, तो आपको याद होगा जब हमने प्लस आर माइनस आर इफेक्ट का जो सारे ग्रुप्स लिखे थे, उसके ऊपर साइड में रेट ऑफ एआर ऐसी लिखा था। कौन सी रिंग का रेट ऑफ एआरएसी ज्यादा होता है, कौन सी रिंग का रेट ऑफ एआरएसी लो होता है। कौन सी रिंग का याद कीजिएगा, कौन सी रिंग में रेट ऑफ एआरएसी मतलब इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना इजी होता है, कौन सी रिंग में इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना मुश्किल होता है। तो आपको पता होना चाहिए ये वाला जो ग्रुप है ना, वो खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग को डोनेट कर रहा है, वो खुद की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग को डोनेट कर रहा है, इसलिए ये वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना इजी होगा। ये वाली रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, क्योंकि यहां पे कार्बोनिल है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है तो क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, रेट ऑफ एआरएसी डिक्रीज होगी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगाना मुश्किल होगा। और एक बात, चलो ये तो डिसाइड कर लिया हमने, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना इजी होगा। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना है हमें, तो आपको पता होना चाहिए प्लस आर इफेक्ट वाला ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए हम यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो अटैच करेंगे वो ये वाली ऑर्थो
या तो ये वाली ऑर्थो में अटैच कर सकते हैं हम। यहां पे आपको और एक बात बता दूं, एरो नोटेशन ऑलवेज कहां से कहां होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल। ये जस्ट मैंने एरो लगाई है, डिस्कनेक्शन का एरो अभी नहीं है। डिस्कनेक्शन तो मालूम है ना आपको, डिस्कनेक्शन का एरो कैसा होता है, जस्ट ऐसे ही कि वहां यहां पे अटैच करेंगे हम। ये वाले ग्रुप की ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है। और एक बात, यदि आपको पूछा गया ऐसा क्वेश्चन कि मेजर प्रोडक्ट कौन सी है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगाए गए तो मेजर आएगी प्रोडक्ट, या तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल लगाए तो वो मेजर प्रोडक्ट आएगी। तो याद रखिएगा, यहां पे ऑर्थो पोजीशन में लगाए गए तो इसका हिंड्रेंस बहुत बढ़ जाएगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा पोजीशन में होगी, यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगी। और एक एग्जांपल देखिएगा, यदि ऐसा कुछ एग्जांपल आ गया, पहले तो आपको डिसाइड करना है कौन सी रिंग में कौन सी इफेक्ट आएगी। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा, ऑक्सीजन के पास दूसरा 2 लोन पेयर होगा। ये वाला लोन पेयर इस साइड भी रेजोनेंस कर सकता है और इस साइड भी रेजोनेंस कर सकता है। तो ये वाली रिंग में कौन सी इफेक्ट आई, ये वाली रिंग में आई प्लस आर इफेक्ट। यहां पे ये लोन पेयर, याद रखिएगा, कितना भी चाहे नंबर्स ऑफ लोन पेयर क्यों ना हो, हमें रेजोनेंस में इन्वॉल्व कोई एक ही लोन पेयर को करना है। अरे हम जैसे ना, कितना भी नंबर्स ऑफ लोन पेयर क्यों ना हो, हमें रेजोनेंस में एक ही लोन पेयर इन्वॉल्व करनी है। ये रेजोनेंस में इस साइड भी आ सकती है और ये वाला लोन पेयर इस साइड भी आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो इसका भी इफेक्ट प्लस आर ही आएगी। दोनों रिंग में प्लस आर इफेक्ट ही है। यदि इसमें ऐसा क्वेश्चन आ गया कि इलेक्ट्रोफाइल हम कहां पे अटैच कर सकते हैं और उसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सी है, तो ये तो आपको पता ही है, दोनों साइड रिंग की एक्टिविटी जो है, एरोमेटिसिटी मतलब के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, वो तो बढ़ेगी। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो में एज वेल एज पैरा में अटैच कर सकते हैं, यहां पे भी ऑर्थो में एज वेल एज पैरा में अटैच कर सकते हैं। मगर चारों पोजीशन में से कौन सी पोजीशन, चारों पोजीशन में से कौन सी पोजीशन मेजर प्रोडक्ट देगी? आपको मैंने रेजोनेंस की लास्ट पॉसिबिलिटी बताया था। लास्ट पॉसिबिलिटी में मैंने आपको ऐसा कहा था, याद होगा आपको, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट था। वो नाइट्रोजन लोन पेयर देगा और ऑक्सीजन लोन पेयर देगा, दोनों में से इजीली लोन पेयर कौन दे सकता है? तो दोनों में से नाइट्रोजन लोन पेयर इजीली दे सकता है। क्यों भैया? नाइट्रोजन की लोन पेयर देने की टेंडेंसी ऑक्सीजन से कहीं ज्यादा है। क्यों कहीं ज्यादा है? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है, इसलिए दोनों में से नाइट्रोजन लोन पेयर ज्यादा डोनेट कर सकता है। नाइट्रोजन डोनेट ज्यादा कर सकते हैं, सो एक्टिविटी ऑफ फिनाइल रिंग, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ फिनाइल रिंग, ये वाली रिंग की ज्यादा होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे ऑर्थो तो दोनों सेम ही है, यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हैं और पैरा पोजीशन में भी इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हैं। दोनों में से कौन सी मेजर आएगी? दोनों में से मेजर आएगी ये पैरा वाली। क्यों भाई पैरा वाली? बिकॉज ऑर्थो में स्टेरिंग हिंड्रेंस ज्यादा होगा, ऑर्थो में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा। और एक एग्जांपल याद रखिएगा, આમ તો મારી પાસે ભણ્યા છે એ બધા યાદ તો આવો જ છો।
बस जो यहां देखो, यहां पे दोनों रिंग में ये वाला इस साइड से विड्रॉ करेगा तो इसकी आएगी माइनस आर इफेक्ट, ये वाला इस साइड से विड्रॉ करेगा, दोनों सेम ही है तो उसमें भी आएगी माइनस आर। इन शॉर्ट दोनों में माइनस आर इफेक्ट आएगी। यदि हमें इसमें इलेक्ट्रोफाइल लगाना है तो आपको पता होना चाहिए माइनस आर इफेक्ट जो इसमें है, माइनस आर इफेक्ट वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कभी नहीं हो सकता, माइनस आर इफेक्ट वाला ओनली मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हैं हम, चारों पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन ही है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल बहुत मुश्किल से लगेगा। ये इजी नहीं है, ये एआरसी आपको करनी है तो ये इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी कम हो जाएगी फिनाइल रिंग की, उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करनी बहुत मुश्किल होगी। तो यह था हमारा रेजोनेंस। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके अगले वाले वीडियो में, मैंने पहले वाला जो था वीडियो में प्लस आर माइनस आर, पहले सुन लीजिएगा बाद में पॉज कीजिएगा। पहले प्लस आर माइनस आर, कौन कौन से ग्रुप प्लस आर इफेक्ट दे सकते हैं, कौन कौन से ग्रुप माइनस आर इफेक्ट दे सकते हैं, वो सारा लिस्ट आपको याद रखने का है। यदि आपको वीडियो में नहीं जाना है तो आपने नोट्स तो बनाई होगी, नोट्स तो बना साथ में बनाते हो ना, उसमें प्लस आर माइनस आर की लिस्ट देख लीजिएगा, उसके बाद ही हाइपर कॉन्जुगेशन में हमें जाना है। चलो हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, इसको बोलते हैं अति पर संयुग्मन, अति पर संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन। इसकी हिंदी याद नहीं रखनी है, गुजराती भी याद नहीं रखती है, कौन इसको हाइपर कॉन्जुगेशन ही कहना है हमें। इसका दूसरा नाम भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन का दूसरा नाम, अरे आपको पता है कौन सा नाम है? नो बॉन्ड रेजोनेंस, नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसका तीसरा नाम भी है, कौन सा नाम है? अरे आपको पूछ रहा हूं मैं, इसका तीसरा नाम भी है बाबू-नाथन इफेक्ट, अरे बेकर-नाथन इफेक्ट, बेकर-नाथन इफेक्ट। एक सेंटेंस लिखेगा, साथ में एक सेंटेंस लिखेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन is a special kind of resonance in which involve delocalization of sigma bond and vacant p orbital। vacant p orbital के इन ब्रैकेट में कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल ब्रैकेट और हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व इन बिटवीन पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो कॉल्ड बेकर-नाथन इफेक्ट और नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें जब भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन में जो करते हैं हम, तो उसमें कहीं भी पाई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उसमें, इसलिए इसको नो बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। पाई बॉन्ड एक ही केस में है जो अल्किन वाला केस आएगा, और अल्किन वाले केस में भी पाई बॉन्ड के साथ सिग्मा बॉन्ड ही ब्रेक होगी। ये वाली इफेक्ट याद रखिएगा, कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एज वेल एज अल्किन, कोई भी इफेक्ट हो हाइपर कॉन्जुगेशन की, उसमें सिग्मा बॉन्ड का ही इन्वॉल्वमेंट है, में उसमें पाई बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है अल्किन के अलावा। पहले देखिएगा हाइपर कॉन्जुगेशन, इसका सिंबल है कैपिटल एच।
हाइपर कॉन्जुगेशन किस किस में होता है? तो सिग्मा बॉन्ड एंड वैकेंट पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल, और सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड मीन्स के अल्किन और अल्काइन। वैकेंट पी ऑर्बिटल की यदि बात करें हम तो इसमें आएगा कार्बोकेटायन एंड कार्ब एनायन। अरे कार्ब एनायन कैसे आएगा? ये तो एक ही है ऐसा कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देता, तो कौन आएगा यहां पे? फ्री रेडिकल आएगा। जस्ट फॉर नॉलेज, एक एग्जांपल ऐसा है जिसमें कार्ब एनायन भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी। कौन सा वाला एग्जांपल? तो ये देखेगा, जिसको हम बोलेंगे माइनस एच इफेक्ट। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन में कार्ब एनायन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। वो कैसे, हम अगले टॉपिक में देखेंगे। मगर यदि आपको अल्किन, पाई बॉन्ड में कौन सी है मेन? अल्किन। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व इन हाइपर कॉन्जुगेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व इन दी हाइपर कॉन्जुगेशन, और ऑप्शन दिए होंगे अल्किन, कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, तो आपको कौन सा टिक करना है ऑप्शन? हमें कार्ब एनायन टिक करना है ऑप्शन। एक ही एक्सेप्शनल केस है, स्पेशल केस है इसका, ये वाला एग्जांपल में कार्ब एनायन भी हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व हो सकती है, यहां पे इन्वॉल्व होगी। बाकी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जिसमें हाइड्रोजन होता है फिर भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ऐसा कार्ब एनायन में नहीं आएगा। एक एक करके हम देखते हैं इसको। पहले हेडिंग लगा दीजिए फिर से, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन। ठहरिए, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के पहले हमें इसकी कुछ कंडीशन याद होनी चाहिए। जो टोटोमेरिज्म की कंडीशन है, जो टोटोमेरिज्म की कंडीशन है, वही कंडीशन हाइपर कॉन्जुगेशन में होती है। तो पहले मैं जब अभी बोलता हूं वो हेडिंग लगाइए, कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ये वाली हेडिंग लगाइए आप। कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, यूनिवर्सल कंडीशन है ये हाइपर कॉन्जुगेशन की, आपको हेडिंग लगानी है कंडीशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो सोचिए कौन सी कंडीशन है? फर्स्ट कंडीशन, यदि हम कार्बोकेटाइन की बात करें, यदि हम कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो उसमें कार्बोकेटाइन का जो पास वाला कार्बन है उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे हम। कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, और अल्फा कार्बन के साथ जो अटैच है उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलेंगे हम। पहली कंडीशन, अल्फा कार्बन शुड बी इन sp3 कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से सुनिएगा, अल्फा कार्बन शुड बी इन sp3 कॉन्फ़िगरेशन। यहां पे है sp3 कॉन्फ़िगरेशन, है ना? तो ये फर्स्ट कंडीशन फॉलो करता है। दूसरी कंडीशन, इन sp3 कार्बन एटम, ऑन sp3 कार्बन एटम एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा कार्बन पर मिनिमम, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होनी ही चाहिए। फिर से याद रखिएगा, दो कंडीशन है इसकी। पहले तो कंडीशन अल्फा कार्बन sp3 कॉन्फ़िगरेशन में ही होना चाहिए, दूसरी कंडीशन वो sp3 कार्बन पर मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। दूसरा, हम फ्री रेडिकल की यदि बात करें, फ्री रेडिकल में भी
यहां पे जो अटैच है उसको बोलेंगे हम अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन शुड बी इन sp3 configuration as well as on alpha carbon at least one alpha hydrogen should be present, minimum one alpha hydrogen होनी ही चाहिए। यदि अल्किन की हम बात करें तो सेम ही कंडीशन अल्किन में भी है। अल्किन के पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, ये वाले कार्बन बी कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन sp3 कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाले का भी sp3 कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला का भी sp3 कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, एज वेल एज वन अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट ऑन sp3 कार्बन। और एक सेंटेंस याद रखिएगा, स्पेशल नोट करके लिख लीजिएगा, यदि ये sp3 कार्बन वाला कार्बन यदि ब्रिज हेड कार्बन है, वो टॉपिक अगले लेक्चर में आएगा, मगर अभी याद रखिएगा यदि ये कार्बन sp3 वाला कार्बन ब्रिज हेड का कार्बन है ब्रिज हेड का कार्बन है, तो ब्रिज हेड का कार्बन नेवर इन्वॉल्व, ब्रिज हेड कार्बन नेवर इन्वॉल्व इन हाइपरकंजुगेशन एज वेल एज इन टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म और हाइपरकंजुगेशन दोनों की कंडीशन सेम ही है। हाइपरकंजुगेशन में ब्रिज हेड वाला कार्बन कभी भी यूज मत करना, एज वेल एज टोटोमेरिज्म में भी ब्रिज हेड वाला कार्बन कभी भी इन्वॉल्व मत कीजिएगा, वो sp3 चाहे sp3 क्यों ना हो। चलो फर्स्ट अब हेडिंग लगवाइए। अब आपको हेडिंग लगाना है हाइपरकंजुगेशन इन बिटवीन कार्बोकेटाइन एंड सिग्मा बॉन्ड, कार्बोकेटाइन एंड सिग्मा बॉन्ड। ये वाला एग्जांपल की हम बात करेंगे। ये वाले एग्जांपल की बात करेंगे हम। यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे अल्फा कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है और ये अल्फा कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें हाइपरकंजुगेशन कैसे होगी और क्यों होगी, कैसे होगी और क्यों होगी, तो आपको मैं बात बता दूं, ये कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट मींस आपको बता दूं फिर से मैं, ये कार्बोकेटाइन कोई एक सिग्मा बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कोई एक सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये वाले कार्बन के सराउंडिंग में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये वाले कार्बन के सराउंडिंग में आसपास इसके 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है मगर इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन क्या करेगा, उसकी खुद की ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा वो। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होगी, तो पास वाले कार्बन पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो CH सिग्मा बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा जब, तब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। देखिएगा, ये पास वाला अल्फा कार्बन का CH सिग्मा बॉन्ड विड्रॉ करेगा वो उसकी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब उसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी। मगर ये अल्कीन जनरेट हुआ और ये मास में ही पॉजिटिव प्रोटॉन जनरेट हुआ, तो फिर से ये पाई बॉन्ड एक्सेप्ट कर लेगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये फिर से ये वाला बन जाएगा। इसलिए हम इसमें से ये कन्वर्ट होगा, इसमें से ये कन्वर्ट होगा। इसीलिए हाइपरकंजुगेशन का एरो जोन है और रेजोनेंस जैसा ही है। इसलिए हमने पहले ही बोला था
हाइपर कॉन्जुगेशन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस। यदि ये वाला CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है तो ये वाला भी CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। यदि ये वाला और ये वाला दोनों हो सकते हैं तो ये वाला भी CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। तो उसका हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स देखेगा। तो यहां पे भी ये CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। कितने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर जनरेट हुई है, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितनी पॉसिबल होगी, तो उसकी एक फॉर्मूला है आपको याद रखनी है। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। ये कोई भी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एक ही फॉर्मूला रहेगी। यदि कार्बोकेटाइन है, फ्री रेडिकल है और अल्किन होगा तब भी ये फॉर्मूला सब में एक ही रहेगी। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 3 प्लस 1 कितना हुआ, 4 हुआ। स्ट्रक्चर देखेगा, ये मेन वाला पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 स्ट्रक्चर जनरेट हुई। यदि अल्फा कार्बन पर एक ही अल्फा हाइड्रोजन है तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 स्ट्रक्चर होगा। जिस तरह हमने कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन लगाया वैसा ही फ्री रेडिकल में भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। ये आप हेडिंग लगा दो, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड सिग्मा बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन फ्री रेडिकल एंड सिग्मा बॉन्ड। देखिएगा पहले तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा, उसकी कंडीशन क्या है। तो यहां पे कार्बन है वो sp3 कार्बन है। दूसरी बात यहां पे अल्फा हाइड्रोजन भी है तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। कैसे होगा देखिएगा आप, ये वाले सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये वाले सिग्मा बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां पे भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट ही करना है। ऑक्टेट कंप्लीट करना है मींस के आसपास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करनी है उसको। कैसे करेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगी, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आएगी और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा। आपको याद है ना, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तब फिश हुक एरो ही लगाना है, हाफ एरो ही लगाना है हमें। देखिएगा यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड तो है ही यहां पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के हमने बनाया पाई बॉन्ड और ये वाले हाइड्रोजन पे क्या जनरेट होगा H रेडिकल। फिर से यहां से आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, यहां से आएगा 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर और ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ ज्वाइंट होके 2 इलेक्ट्रॉन एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। फिर से यहां से ये स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगी। इसमें देखिए जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ वैसे ही ये बॉन्ड भी ब्रेक हो सकती है। हो सकती है नहीं, होगी ही होगी।
यहां पे भी ये बॉन्ड ब्रेक हुई, वैसे ये बॉन्ड भी हुई और वैसे ये बॉन्ड भी ब्रेक होगी। यहां पे भी हाइड्रोजन रेडिकल आएगा। मगर एक बात आपको याद रखनी है, याद रखो ना, एक बात याद रखिएगा, ड्यूरिंग रिएक्शन हम पहली और आखिरी बार आज हाइड्रोजन पे रेडिकल लिखते हैं। आगे कभी भी हमें हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? ये हाइड्रोजन रेडिकल है ना, उसकी साइज इतनी छोटी होती है कि उसका एग्जिस्टेंस, जो अस्तित्व है, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हम। ये जो है ना हाइब्रिडाइजेशन ऐसे होती है, ऐसे होती है, ऐसे होती है, वो कोई स्पेक्ट्रोस्कोपी में या तो कोई प्रैक्टिकली हम कह नहीं सकते कि ये हुआ, ये थोड़ी देर के लिए हाइब्रिडाइजेशन हुई, ये थोड़ी देर के लिए ठहरा वो और हमने ये डिटेक्ट कर लिया, अच्छा ये अल्किन बन रही है, ये हाइड्रोजन रेडिकल बन रहा है, वैसा नहीं है। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? ये जो रिएक्शन है आगे हम देखेंगे, जो टोल्यूइन की रिएक्शन है, उसमें प्रोडक्ट जो आती है, प्रोडक्ट डेवलप कैसे होती है, उसके हिसाब से ये सोचा गया होगा कि ये हाइपरनेशन ऐसे होता है तभी भी वो प्रोडक्ट जनरेट होगी, वरना वो प्रोडक्ट जनरेट नहीं होगी। वो कैसे, हम टाइप्स ऑफ हाइपरनेशन में देखेंगे। मगर हमें आगे कभी भी हाइड्रोजन के ऊपर रेडिकल जनरेट नहीं करनी है, क्योंकि हाइड्रोजन रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है। यहां पे भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सी फॉर्मूला लगा सकते हैं? नंबर ऑफ हाइपरनेशन स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस 1। यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नहीं बोलनी है हमें, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बोलने हैं। यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, प्लस 1 कितना हुआ? 4, 1 2 3 4। फिर से याद रखिएगा, यहां पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1 बोलना है हमें। और इसके बाद जब हम अल्किन की बात करें, पहला कंप्लीट हुआ कार्बोकेटाइन, दूसरा कंप्लीट हुआ फ्री रेडिकल, तीसरा वाला हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। इन शॉर्ट अल्किन की बात करेंगे हम। देखिएगा इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। तो ये पाई बॉन्ड के 2 कार्बन है जिसके बीच में पाई बॉन्ड बना हुआ है। ये वाले कार्बन के साथ जो अटैच है वो वाला कार्बन sp3 कार्बन है, और वो sp3 कार्बन पर मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। यहां पे तो 3 है, तो यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। कैसे होगी देखिएगा, इसकी इंडक्टिव इफेक्ट है और वो माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है। वो इंडक्टिव इफेक्ट में हम देखेंगे। इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट के लिए हम ये बता सकते हैं, ये वाला सिग्मा CH बॉन्ड है वो उस तरफ, उसकी तरफ विड्रॉ कर देगा, और विड्रॉ करेगा तो यह सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जनरेट होगा, और ये वाले हाइपर कॉन्जुगेशन हम ऐसे दिखा सकते हैं। फिर से देखिएगा, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों हुई? क्योंकि इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट CH सिग्मा बॉन्ड से बहुत ज्यादा है। इसकी विड्रॉइंग इफेक्ट के कारण यहां पे ये CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा। ब्रेक होगा तो ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, तो ये वाला कार्बन पर आएगा नेगेटिव चार्ज। रेजोनेंस के जैसा ही हुआ ना, सिंगल का डबल हुआ, डबल का सिंगल हुआ। फिर ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहां पे आएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, तो फिर से ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हुआ वैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं हम।
जैसे ही ये वाला ब्रेक हुआ, ये वाला ब्रेक हुआ, वैसे ही ये वाला भी CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं हम। CH2 माइनस। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। यहां पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 प्लस 1 कितना हुआ? 4 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर हो गए। आगे देखिएगा, आपको मैं एक क्वेश्चन दूंगा, आपको यह बताना है कि उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। आपको बताना है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। चलो सोचो, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है या नहीं है। आपको पता चल गया होगा, मैंने पहले जो एग्जाम्पल दिया था ना, वो ही एग्जाम्पल है ये, सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है मैंने। यहां पे जो लिखा था वही एग्जाम्पल है। ये वाले आल्किन के पास वाला कार्बन sp3 कार्बन पर CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, तो ये हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। देखिएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करके यहां पे आ गया, तो यहां पे जनरेट हुआ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का हो गया सिंगल बॉन्ड, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया। फिर से ये तो आप हमने यहां पे भी लिखा, यहां पे भी लिखा, दोनों सेम ही है, मगर इसका मैं बना दूं, क्या बन गया? टोल्यूइन बन गया ना। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होती है, क्योंकि आल्किन के पास वाला जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन sp3 कार्बन है। CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, ये बॉन्ड यहां पे आएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, अरे कौन सा बोलेंगे? ये रेजोनेटिंग या हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेटिंग बोलेंगे। ये फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, फर्स्ट वाले को हम बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। मगर अब जो होगा वो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे हम? इसको हम रेजोनेंस बोलेंगे। फिर से बता दूं, इसमें से जो ये बना ना, उसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे। क्यों हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे? यहां पे CH सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुई है। रेजोनेंस में कहीं भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, याद रखिएगा, रेजोनेंस में कहीं भी सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होती। ये देखिएगा, यहां पे आएगा वो रेजोनेंस की सेकंड पॉसिबिलिटी याद कीजिएगा। ये हो गई ना। इसके बाद ये वाला एग्जांपल, यहां पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और एक रेजोनेंस यहां पे आएगा, मगर यहां पे क्या जनरेट होगा? नेगेटिव, तो नेगेटिव अटैक करेगा H+ पे और फिर से स्ट्रक्चर आ जाएगा टोल्यूइन का। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर नहीं है। मगर इसमें से जो ये बना वो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है। जैसे हम ये ब्रेक कर सकते हैं, वैसे ही ये वाला कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक कर सकते हैं, वैसे ही ये वाला कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक कर सकते हैं। ये मेन स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ब्रेक किया तो ये दूसरा स्ट्रक्चर, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो तीसरा बनेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो चौथा स्ट्रक्चर बनेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन की जब बात करें
तो ये 4 स्ट्रक्चर बनाएंगे। और एक बात आपको मैं थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि आपको प्लस आर और माइनस आर याद रखनी है। प्लस आर हम किसको बोलते थे? जिस फिनाइल रिंग के साथ अटैच है जो एटम, उसके पास मिनिमम 1 लोन पेयर होगी, तब वो रेजोनेंस फिनाइल रिंग को देगी, उसका इलेक्ट्रॉन फिनाइल रिंग को देगा। वो जब भी फिनाइल रिंग को इलेक्ट्रॉन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग साइड जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट। लोन पेयर जब फिनाइल रिंग को मिलेगी तो उसको बोलेंगे हम प्लस आर इफेक्ट। वैसे ही CH सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वैसे ही CH सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब फिनाइल रिंग को मिलेगी तो ये वाला हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बोलेंगे प्लस H पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। हम जो खास प्लस H इफेक्ट किसको बोलेंगे हम? यदि CH सिग्मा बॉन्ड को, यदि CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन फिनाइल रिंग को मिलेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग साइड जाएगी, तो फिनाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। तो ये वाले इफेक्ट को हम बोलेंगे प्लस H इफेक्ट और पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हुआ। दूसरी बात यहां पे देखना, यदि हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम आ जाए, हाइड्रोजन लाइक एटम आ जाए, कौन कौन से एटम हाइड्रोजन लाइक एटम है? हाइड्रोजन लाइक मींस हाइड्रोजन के जैसे ही होना चाहिए। हाइड्रोजन के जैसे ही होना चाहिए मींस ये हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है तो वो सारे एटम भी सिंगल बॉन्ड ही बनाना चाहिए। हाइड्रोजन की पोजीशन आपको मालूम है पीरियोडिक टेबल में फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप में भी है और 17th ग्रुप जो हेलोजन ग्रुप है उसमें ही हाइड्रोजन है। इसलिए हम हाइड्रोजन को कोई फिक्स नहीं लिखते हैं। हाइड्रोजन को यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में बीच में लगते हैं हम, नहीं तो हम फर्स्ट में लिखते हैं। वैसे वो तो वैसे ही पीरियोडिक टेबल में हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे लिखते हैं, मगर हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन लाइक एटम हाइड्रोजन के जैसे ही फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, मगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कहीं ज़्यादा है। वो देखिएगा, यदि हमने ऐसा कोई एग्जांपल दे दिया आपको, सपोज कि यहां पे दे दिया Cl बेंजो ट्राइक्लोराइड। हमने कंडीशन में ऐसा बोला था, ये आपको मालूम होना चाहिए, अल्किन के पास या तो कार्बोकेटाइन के पास या तो फ्री रेडिकल के पास, मींस के अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो आपको बता दूं यहां पे अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, मगर हाइड्रोजन के जैसे ही एटम है। यहां पे कौन सा एटम है? यहां पे क्लोरीन, या तो हम लगाए वहां पे ब्रोमीन, या तो आयोडीन, या तो फ्लोरीन। वो हाइड्रोजन जैसे ही एटम है, मगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये वाला क्लोरीन ये इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींच लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ खींच लेगा। तो इसमें आएगा ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन Cl माइनस, और यहां पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये फर्स्ट है, वो हाइपर कॉन्जुगेशन है। आप रेजोनेंस की फर्स्ट पॉसिबिलिटी याद कीजिएगा। रेजोनेंस की फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? रेजोनेंस की फर्स्ट पॉसिबिलिटी पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस है, तो ये पाई बॉन्ड यहां पे जाएगा। ये सेकंड वाला जो है ना, ये थर्ड वाला, ये सेकंड और थर्ड जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया ना, वो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर नहीं है, इसको तो हम बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
फिर से यहां पे जो रेजोनेंस आएगा यहां पे रेजोनेंस आएगा ये लास्ट वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। इसमें पाई बॉन्ड है और उसमें पाई बॉन्ड है, दोनों में उसकी पोजीशन डिफरेंट है। ये दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ये दोनों एग्जाम्पल में यहां पे देखेगा, ये दोनों एग्जाम्पल में ये वाला CH सिग्मा बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग के साइड आती है, मगर इसमें फिनाइल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जाती है। देखो तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ये हुआ डोनेटिंग ग्रुप और ये हुआ विड्रॉइंग ग्रुप। हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ हाइपरकंजुगेशन। जैसे ही हमने टाइप्स ऑफ रेजोनेंस लिखा था उसमें जो कंसेप्ट थे वैसे ही कंसेप्ट टाइप ऑफ हाइपरकंजुगेशन में हो गए, मगर यहां पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। दोनों में डिफरेंस खास सुनिएगा, यहां पे सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो सकती है, रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड कभी भी ब्रेक नहीं हो सकती है। सो हेडिंग लगाइए, टाइप्स ऑफ हाइपरकंजुगेशन। हाइपरकंजुगेशन की दो टाइप है, कौन कौन सी? एक है प्लस H इफेक्ट, एक है माइनस H इफेक्ट। देखेगा प्लस H इफेक्ट हम किसको बोलेंगे और माइनस H इफेक्ट हम किसको बोलेंगे? देखिएगा खास, अरे दोनों एग्जाम्पल सेम ही है। यहां पे H नहीं लेना है, हमें X लेना है। X मीन्स के हेलोजन लेनी है। यहां पे देखिए, इसका हाइपरकंजुगेशन ऐसे होगा, इसका हाइपरकंजुगेशन ऐसे होगा। ये वाले CH सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिनाइल रिंग के साइड आएगी। सो यहां पे रेट ऑफ ARAC, यहां पे रेट ऑफ ARAC एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंक्रीज होगी, बिकॉज यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनाइल रिंग इंक्रीज होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ फिनाइल रिंग इंक्रीज होगी। यहां पे सिग्मा CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फिनाइल रिंग को डोनेट करते हैं, और फिनाइल रिंग को डोनेट करते हो तो क्या होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। फिनाइल रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा? उसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करना इजी होगा। इसमें देखिएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी हेलोजन की, उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो फिनाइल रिंग की ऊपर विड्रॉ करता है। ऐसे कीजिएगा, ऊपर आम, तो ऊपर जब हो जाएगी तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा? रेट ऑफ ARAC डिक्रीज होगी। रेट ऑफ ARAC डिक्रीज होगी, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करनी मुश्किल होगी। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करनी मुश्किल होगी, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करनी इजी होगी। इसलिए याद रखिएगा, ये डोनेटिंग ग्रुप है वो रिएक्टिविटी इंक्रीज करते हैं, ये विड्रॉइंग ग्रुप है वो रिएक्टिविटी डिक्रीज करते हैं ARAC रेट की। कौन कौन से एग्जाम्पल है? तो सारे अल्काइल ग्रुप
जिसके पास मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन है, CH3 भी आएगा, CD3 भी आएगा, CT3 भी आएगा, आइसोटॉप्स उसके जिसके पास मिनिमम वन अल्फा हाइड्रोजन है वो सारे प्लस H में आएगा। मगर ये वाला एग्जांपल CCH3 थ्राइस, ये वाला एग्जांपल हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? ये वाले कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, ये वाले कार्बन पर पे हाइड्रोजन नहीं है वो, इसलिए वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट नहीं देगा। इसमें CH3 सारे आ गए हो, उसमें CF3, CCl3, CBr3, CI3, ये सारे हैं जो वो -H इफेक्ट देंगे। एक बात याद रखिएगा, ये दोनों में डिफरेंस क्या है? यदि Cl आ जाए तो उसके ऊपर लोन पेयर है 3 लोन पेयर, मगर CCl3 आ जाए इसमें इफेक्ट कौन सी आएगी? तो ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है तो इसकी इफेक्ट है +R, मगर इसमें लोन पेयर नहीं है कार्बन के पास, इसकी इफेक्ट हमें क्या लिखनी है? -H इफेक्ट लिखनी है। ये दोनों में याद रखिएगा, Cl और CCl3 दोनों डिफरेंस ही है। इफ Cl is directly attached to phenyl ring then it shows +R effect. If Cl is directly not attached with phenyl ring then it shows -H effect. जो कार्बन के साथ होगी तो वो -H इफेक्ट देगी। और एक बात यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिएगा आप +H इफेक्ट से क्या होगा? +H इफेक्ट से क्या होगा? यहां पे रेजोनेंस आएगी तो यहां पे होगा नेगेटिव चार्ज। फिर से बोल दूं आपको, ये एक साथ जनरेट नहीं होते, स्टेप बाय स्टेप जनरेट होते हैं। जैसे जैसे ये नेगेटिव चार्ज आगे रेजोनेंस करती जाएगी वैसे वैसे वो जनरेट होगी। इसमें क्या होगा? जैसे ही CCl3 या तो CH3 ये विड्रॉ करेगा तो यहां पे कौन सा चार्ज आएगा? ऑर्थो पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे भी पॉजिटिव आएगा, यहां पे भी, स्टेप बाय स्टेप, एक साथ नहीं। आप ये रेजोनेंस आगे हमने जब पढ़ा है ना, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन, उस हाइपर कॉन्जुगेशन में ये नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई देगी, पहले ऑर्थो पे, बाद में पैरा पे, बाद में ऑर्थो पे आपको दिखाई देगी। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कहां पे लगाओगे आप? यहां पे इलेक्ट्रोफाइल हम ऑर्थो और पैरा पे लगा सकते हैं। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव को तो हम अटैच नहीं कर सकते, पॉजिटिव को अटैच करनी है मेटा पोजीशन में। वैसे भी यहां मेटा पोजीशन में प्योर नेगेटिव नहीं है, इसकी तरह प्योर नेगेटिव नहीं है, वो उसकी पाई डेंसिटी जो है ना, वो पाई डेंसिटी अटैक करती है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करनी बहुत मुश्किल होती है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करनी इजी होती है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव के साथ पॉजिटिव अटैच करनी है तो इजीली अटैच हो जाएगा। मगर ये तो पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, पहले से ही वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिंग है, सो इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैच करनी ज़्यादा मुश्किल होगी। इसकी रेट ऑफ हेरेसी कम होगी, इसकी रेट ऑफ हेरेसी ज़्यादा होगी। इसमें हम कहाँ पे अटैच कर सकते हैं? ऑर्थो एंड पैरा में। सो ये +H वाले जो ग्रुप है सारे ये वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हम बोलेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल हम लगाया जहां पे वो मेटा पोजीशन है, तो ये सारे ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये सारे ग्रुप्स मेटा डायरेक्टिंग है, तो इसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो पॉइंट हुआ हमने अगले लेक्चर में पढ़ाया था रेजोनेंस। आप ये +H और -H इफेक्ट दोनों को ही कंपैरिजन कीजिएगा
प्लस आर एज वेल एज माइनस आर दोनों की भी कंपैरिजन कीजिएगा। प्लस आर कब आती है, माइनस आर कब आती है, प्लस एच कब आती है, माइनस एच कब आती है। ऐसे ही जैसे ही हमने देखा है प्लस एफ प्लस रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपरइंसुलेशन इफेक्ट, वैसे ही हमको देखना है इंडक्टिव इफेक्ट। उसमें भी प्लस आई इफेक्ट आएगी, माइनस आई इफेक्ट आएगी। आज पहले वाले लेक्चर को कंप्लीट करके ये वाला लेक्चर को फिर से पढ़िएगा। आपको मैं बता दूं, ये प्लस एच माइनस एच, प्लस आर माइनस आर और आएगी प्लस आई माइनस आई, वो एक ही पेज में सारी इफेक्ट लिखनी है आपको। ये पिन पेज ऐसे एक साइड आनी चाहिए प्लस आर माइनस आर प्लस एच माइनस आर, और इस साइड आनी चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट। एक ही पेज में सामने ही आपको सब दिखाई देगा, वैसे ही लिखना है आपको। उससे क्या होगा, आपको परफेक्शन आ जाएगी कब हमें प्लस आर लगानी है, कब हमें माइनस आर लगानी है। याद रखिएगा, आज हमने पढ़ा है तो कल हम वो बॉइलिंग पॉइंट को, तो आप पता ही है केमिस्ट्री का बॉइलिंग पॉइंट माइनस में होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट माइनस में है इसलिए वो उड़ जाएगा। इसलिए हमने 5 दिन तक डेली रिवाइज करना है। अगर आपने 5 दिन तक डेली रिवाइज किया तो लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। और एक बात बता दूं आपको, मैंने एसपीएमएफ की है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल की है। वो कैसे की? आपको नेट के पेपर में एक्यूरेसी के साथ स्पीड भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी कैसे आएगी आपको? एक्यूरेसी के लिए आपको याद रखिएगा, कोई भी एक लेक्चर है, सपोज 9 जून वाला लेक्चर है, वो आपकी नोट्स में बहुत बार लिखना नहीं है। नोट्स इतनी अच्छी नोट मत बनाइएगा आप कि आप सिर्फ नोट्स बनाने में ही रह जाएगा आपका टाइम। आपका प्रेजेंटेशन इतना सारा नहीं करना है, आपको केमिस्ट्री का कंसेप्ट पढ़ना है, प्रेजेंटेशन का कंसेप्ट नहीं पढ़ना है आपको। इतनी सारी अच्छी नोट बनाए थे, वो सिर्फ जेरोक्स के लिए ही काम आएगी। अच्छी नोट्स जेरोक्स के लिए ही काम आएगी, वो CSIR जेआरएफ करने के लिए काम नहीं आती है। वो स्पीड से लिखना है आपको। एक बार पढ़ लिया आपने, एक बार रेजोनेंस कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया, उस टाइम दूसरी बार भी करना है और फटाफट स्पीड से तीसरी बार भी करना है आपको। 3 बार जो कोई भी टॉपिक का रिवीजन कर दिया ना, तो तीसरी बार आपकी एक्यूरेसी जबरदस्त आ जाएगी। और दूसरे दिन क्या करना है आपको, 10 जून को आपको 9 जून वाला लेक्चर, उसमें तो अब आपको 5 मिनट ही लगेगी। 5 मिनट में आपको कंप्लीट कर लेनी है। 9 जून वाला लेक्चर 5 मिनट में कंप्लीट हो गया, और 10 जून वाले लेक्चर को आपको एक बार पढ़ ली, फिर दूसरी बार पढ़ना है, फिर तीसरी बार पढ़ना है। तीसरी बार में तो एक्यूरेसी की आपकी जबरदस्त आ जाएगी। पहली बार में थोड़ा टाइम लगेगा, दूसरी बार में स्पीड आएगी, तीसरी बार में तो फास्ट टू फ्यूरियस हो जाएगा आप। यदि आप एक वीक बाद पढ़ रहे हो, रोज रोज पढ़ते हो, सपोज आप 15 जून तक पहुंच गए हैं, 15 जून को क्या करना है, 9 जून का लेक्चर भी 2 मिनट में खत्म करनी है, 2-3 मिनट में। 10 जून वाला भी खत्म करना है, 11 जून, 12 जून, 13। उससे क्या होगा, आपको सारे टॉपिक्स, जब भी हम यहां पे कोई भी क्वेश्चन देगा ना, तो आपको सारे टॉपिक्स याद हो गए, क्वेश्चन सोल्व करने में इजी रहेगा। ये जो जेआरएफ की गेम है ना, जेआरएफ है, ऑल इंडिया रैंक की गेम है, वो आईक्यू के साथ मेहनत की भी गेम है, हार्ड वर्क की भी गेम है, स्मार्ट वर्क की भी गेम है। ये ऐसे ही जेआरएफ नहीं निकलती, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करते जाओ, जेआरएफ कई सारे बच्चों की निकलती है, तो आपकी भी जेआरएफ निकलनी ही चाहिए। थैंक यू, कल मिलेंगे हम।